दोस्तों आज बात करेंगे सीटेट सितंबर 2026 को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वो आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके थ्रू मैंने जो है वो अपने सेकंड अटेम्प्ट में किस तरह से क्लियर किया था, वो कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी है और साथ ही में हम किस तरह से अब कम समय में जो है वो सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो एक्सपीरियंस मेरा है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने किस तरह से क्लियर किया। और सेकंड टाइम जब मेरे मार्क्स आए वो 100+ आए और ना मैंने कोई कोचिंग ली है कभी भी और ना ही कुछ। तो सीटेट को क्लियर करना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस आपकी अप्रोच और टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए कि किस तरह से अपने टाइम मैनेज करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो दो सेक्शंस ऐसे रहे थे लास्ट में जो मुझसे हो ही नहीं पाए थे, जिसका कारण था कि मेरा साइकोलॉजी के ऊपर और ईवीएस के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। तो बाकी जो फिर लास्ट के 2 चीज़ें थी, तो उसमें फिर मैं वो टाइम पूरा नहीं कर पाया, जिस वजह से मेरे 80 मार्क्स रह गए थे। मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, तो 2 मार्क्स से, क्योंकि आपको पता है कि एसटी और जो भी कैटेगरीज़ है उनके लिए 82 मार्क्स पे ये क्वालीफाई हो जाता है। तो मैं 2 मार्क्स से तब रह गया था, लेकिन मेरी सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 100+ मार्क्स इसमें लिए हैं। तो मैं आपके साथ वही बताऊँगा कि आप किस तरह से ये कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी बात है, जो सबसे आप मुझे प्लस पॉइंट है, वो ये है इसमें सीडीपी का हमारे। जो फर्स्ट है वो है सीडीपी, क्योंकि सीडीपी के आपके 80 से 90 क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफ़ी ईज़ी होते हैं। क्योंकि सीडीपी ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आप सही तरीके से समझ जाओगे तो आप कर पाओगे। सीडीपी में मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ जो कि है उसमें, आप बस ये बात ध्यान रखना कि चाइल्ड सेंटर, जहाँ पर भी बच्चे को जो है वो सेंटर में लेकर के बात होगी, ठीक है? जहाँ पे भी बच्चा जो होगा वो सेंटर में होगा, तो वहाँ पे ही आपका, तो ये वहीं पे ही आपका ठीक हो जाएगा। जहाँ पर भी बच्चे को सेंटर में लेकर के बात होगी कि हाँ, बच्चा जहाँ पर भी आपको ये लग रहा है कि बच्चे में थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है, वो कोई नेगेटिव बात नहीं है, वहाँ पे ये है कि बच्चे में थोड़ी ग्रोथ बताई जा रही है, बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, बेशक थोड़ी-सी हो रही है, लेकिन कभी भी नेगेटिव साइड नहीं जाना कि बच्चा को ये समझ नहीं पा रहा है। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन का सम है या फिर बोर्ड मास शुरू होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये लीजिए कि बोर्ड मास का सम शुरू होता है, तो बच्चा जो है वो प्लस तो कर लेता है, लेकिन वो उसको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ जाती है, तो वो नहीं कर पाता है। तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहा है या डिवीजन नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया होगा कि बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहा है, उसने पहले स्टेप को पार कर लिया, उसे जमा करना आ गया, उसे एडिशन आ गई है, तो अब वो नेक्स्ट स्टेप में जो वो धीरे-धीरे वो आगे जाएगा, तो उसको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो अगर इस तरह का कुछ भी है तो आपने बस ये देखना है कि जहाँ पे चाइल्ड को लेकर के सेंटर में होगा बच्चा, तो उसकी बात की होगी। तो बस हर जगह पे आपको यही देखना है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है, बच्चा बीच में है, बच्चा एक्टिव है, एक्टिव लिसनर है, अगर एक्टिव तरीके से काम कर रहा है, जहाँ पर भी वो क्लास में जो है वो एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव तरीके से बिहेव कर रहा है, तो बस वही ऑप्शन इसके ठीक हो गए। जहाँ पे बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा, शांत बैठा है, एक क्लासरूम है, वहाँ पे बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, तो वो नहीं। जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, एक्टिव तरीके से काम कर रहा है क्लास में, बस वही ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। दूसरा, टीचर जो होगा उसकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, जिस तरह से बच्चे का अपनी नीड है तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे टीचर को अपना टीचिंग मेथड चेंज करना पड़ेगा, तो वही आप उसको वहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा। तो बस इसी तरह के अपने ऑप्शंस का ध्यान रखना है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 80 से 90 मार्क्स अगर आपके यहीं से आ जाते हैं तो क्वालीफाई तो आपका एग्ज़ाम यहीं हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत तो सभी सब्जेक्ट्स में टीचर की कमांड होती है। दूसरा मैं आपको यही बोलता हूँ कि जो ईवीएस ईवीएस की बुक है आपकी, 3rd to 5th, इन्हें आप अच्छे से रीड करके जाएँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा उठा लिए जाते हैं। ईवीएस को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हालाँकि आपको पढ़नी सभी चाहिए, लेकिन जो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ वो ईवीएस को, क्योंकि ईवीएस पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ईवीएस के क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। अभी हालाँकि सिलेबस चेंज हुआ है 4th और 5th क्लास का ईवीएस का, लेकिन फिर भी आप जो है वो ये जो नई बुक्स आई हैं इन्हें भी, और साथ में अगर हो सके तो पुरानी भी थोड़ा जिन्होंने पढ़ी हैं वो दोबारा फिर उसको रिवाइज़ कर लें या देख लें, और जो 4th और 5th की हैं उनको भी एक बार नज़र मार लें। उसके बाद जो लास्ट मैं बात करूँगा वो आएगा आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि टाइम मैनेज किस तरह से करना है। तो दोस्तों मैं वही तरीका बताऊँगा जिस तरह से मैंने टाइम को मैनेज किया था। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि एक-एक क्वेश्चन को बुकलेट से रीड करके और उसको टिक नहीं करना है। पहले आपने 5-10 मिनट आराम से ले लीजिए, उन सभी क्वेश्चंस को, जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उनको रीड कर लो, और वहीं बुकलेट पे उनके आंसर को टिक करते हो।
करते चलो, और सिर्फ वही 30। अब आपने एक सेक्शन कंप्लीट किया और उन 30 क्वेश्चंस को आपने टिक कर लिया, मान लीजिए 10-15 मिनट ले लिया आपने। अब 5 मिनट और लो और उन सभी को एक सेक्शन जो पूरी आपने बुकलेट पे टिक की उसको OMR पे टिक कर दो, ठीक है, OMR पे सर्कल कर दो। तो उससे होगा ये कि आपका टाइम मैनेजमेंट बच जाएगा, क्योंकि बार बार आपकी नज़रें यहाँ वहाँ जाएंगी, फिर क्वेश्चंस को ढूंढेंगी, फिर आंसर ढूंढेंगी, तो उसमें टाइम चला जाता है। लेकिन आप आपने एक बार कर लिया तो OMR भरने में आपको हार्डली 3 या 4 मिनट लगेंगे फिर। तो मैंने इसी तरीके से जो है वो सीटेट क्लियर किया था, और यही मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या दूसरे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।